गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ में भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा का व्याकरण से क्या संबंध है, किस प्रकार व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध पर निश्चित कर सकते हैं, रख सकते हैं, इन सब का विवेचन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम भाषा क्या है, भाषा के भेद, भाषा के रूप, लिपि, ध्वनि, बोली भाषा में अंतर, व्याकरण, भाषा और व्याकरण का संबंध, व्याकरण के अंग, इन सब विषयों पर प्रकाश डालेंगे, उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सर्वप्रथम भाषा पर आते हैं। आखिर भाषा क्या है? आप सब अपने मन में विचार रखते हैं, उन विचारों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों, व्यवहारों को अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु जो मुख से सार्थक ध्वनियों का अर्थ है, ऐसी ध्वनि जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले, उन सार्थक ध्वनियों के रूप में प्रस्तुत करता है और संबंधित व्यक्ति उसके विचार को समझकर अपनी प्रतिक्रिया अमुख व्यक्ति तक पहुंचाता है। इन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं या जो माध्यम अपनाते हैं, वह माध्यम ही भाषा है। उसी को हम भाषा का नाम देते हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। अब इसी को परिभाषित कर दीजिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो आपके स्क्रीन में पेज दिखाई दे रहा होगा जहां परिभाषा लिखी है, उसको हमने ब्लैक से रेखांकित कर दिया है। वह परिभाषा है। इनको विद्यार्थी अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। अब आइए देखते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति
कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई। तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जननी भाषा के रूप में संस्कृत का नाम लिया जाता रहा है। उसी संस्कृत से भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। तो हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की मूल जननी है संस्कृत। उसी संस्कृत भाषा से भाषा की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। तो मुख से निकलने वाली वह सार्थक ध्वनियों का निर्माण करती है, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, इससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। एक और परिभाषा, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा व्याकरण के नियम बताए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है, भाषा का क्या अर्थ होता है, ये बताया गया। भाषा की परिभाषा बताई गई। अब अगले टॉपिक के रूप में भाषा के भेद बताए जाएंगे कि भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं और उन भेदों की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो आगे आगे देखते हैं और समझते हैं भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। आपकी स्क्रीन में एक चार्ट बनकर आ रहा है, जिसमें पहला है भाषा, जिसकी व्याख्या आपको की जा चुकी है। भाषा का प्रथम रूप मौखिक भाषा, दूसरा रूप लिखित भाषा। मौखिक भाषा के भी दो पार्ट है, एक सुनना, दूसरा बोलना। लिखित भाषा के भी दो अंग हैं, लिखना और पढ़ना। इस प्रकार हम चार्ट के माध्यम से भाषा को समझ सकते हैं। तो भाषा के भेद हुए मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक अन्य भी कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन सांकेतिक भाषा अस्पष्ट और अतार्किक होने के कारण उसका प्रयोग हम भाषा के रूप में नहीं करते हैं। हाँ, क्रियाकलाप में अवश्य उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम चार्ट को विस्तृत रूप में देखें। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का क्या है? ओरल लैंग्वेज। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं, व्यक्ति मुंह से बोलता है, जो भी वह अपने मुख से बोल रहा है वह भाषा का बोलचाल रूप ही मौखिक होता है। इसे उच्चारित भाषा भी कहा जा सकता है। तो मौखिक भाषा ही सर्वप्रथम मानव के प्रयोग में आई। जिस प्रकार बच्चा, एक छोटा सा शिशु उत्पन्न होता है तो वह भाषा विहीन होता है। आप सब देखते होंगे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता है। वह तो अगर जिस परिवेश में रख दिया जाएगा
और जो भी भाषा वह सुनेगा अपने कानों से, वह उसी भाषा को अंगीकृत करेगा, अपनाएगा। अगर बच्चे को हम जंगल में रख देते हैं, आसपास कोई व्यक्ति नहीं हो, सिर्फ जानवर चिड़ियों की चहचहाट आदि का ज्ञान उसे होता है, तो वह उस भाषा को ही अपने अंदर ग्रहण करेगा। अगर किसी अंग्रेजी भाषा के परिवेश में रख देंगे, तो वह शब्द सुनकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कर लेगा। ऐसे हिंदी परिवेश में अपने यहाँ बच्चे रहते हैं, तो उन्हें भाषा का ज्ञान कराया नहीं जाता। स्वतः ही वह शब्दों को सुनकर, उनको समझकर भाषा को अपना लेते हैं और धीरे धीरे सार्थक ध्वनियों को समेटकर, सुव्यवस्थित कर वह भाषा बोलने लगते हैं। तो यही ही मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। हम टीवी देखते हैं, रेडियो पर कार्यक्रम देखते हैं या सुनते हैं, नेताओं के भाषण सुनते हैं, डिबेट सुनते हैं, नाटकों को सुनते हैं, देखते हैं। तो इन्हें सुनना, परिचय लेना, गीत गाना, संवाद बोलना, भाषण देना आदि ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। इन्हीं को हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो आपको मौखिक भाषा का रूप बताया गया, समझाया गया। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। छात्रों से अपेक्षा है कि जो भी डिस्क्राइब किया जाता है, व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसको भली भांति से समझते हुए आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलें। जहाँ भी उन्हें अभिव्यक्ति में परेशानी या कोई परिभाषा में परेशानी उत्पन्न होती है, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं, उस पर आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं, मैसेज संदेश भेज सकते हैं और उक्त टीचर, संबंधित विषयाध्यापक आपकी परेशानी मैसेज के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस तरह आपकी समस्या दूर हो जाएगी और वर्तमान समय में ई माध्यम ही पढ़ाई का एकमात्र साधन रह गया है, ई पाठशाला। इसी को आप अपनी कक्षा मानिए और मन लगाकर, परिश्रम से, मेहनत से पढ़ते जाइए। आगे दूसरी लिखित भाषा पर फोकस करिए, पढ़िए, समझिए। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। तो लिखित भाषा क्या है? जो भी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, वह सब लिखित भाषा का रूप है। जो भी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, वह सब लिखित भाषा का ही रूप है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर देखिए, मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख से ध्वनि निकलती है, बोलते हैं। और लिखित भाषा में अंतर ये है कि हम ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग करते हैं। वर्णों को लिखकर, उसका माध्यम बनाकर अपने विचार किसी दूसरे तक प्रेषित करते हैं। अगला व्यक्ति उन
वर्णों को पढ़कर समझकर अपने विचार हम तक प्रेषित करते हैं। यही क्रिया प्रतिक्रिया ही लिखित भाषा है। समझ में आपको आ रहा होगा। कह सकते हैं परिभाषित रूप में कि हम वर्णों का प्रयोग करते हुए जो कुछ भी लिखकर अपने विचार किसी दूसरे तक प्रेषित करते हैं और व्यक्ति पढ़कर विचार को समझता है, वह लिखित भाषा का रूप होता है। उसे लिखित भाषा कहा जा सकता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कंप्यूटर, ईमेल, पुस्तक, पत्रिकाएं, मोबाइल पर मैसेज संदेश पढ़ना, ये सभी लिखित भाषा के रूप हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखित भाषा, मौखिक भाषा में अंतर बताया गया, दोनों की परिभाषाएं बताई गईं। अपेक्षा है आपको भली भांति समझ में आया होगा और इनको आप अपनी कॉपी पर लिखते जाएं और याद करते जाएं। आगे अभ्यासकार कराए जाएंगे। अभ्यासकार में पाठ से संबंधित प्रश्न होंगे, उनको हल करेंगे। क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको लिखेंगे और उनको याद करेंगे। तो आगे आइए, भाषा के दोनों रूपों में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझिए कि भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है। मुख से हम जो भी बोलते हैं वह परिवर्तनशील है। हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, उसको हम किसी भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्या बोला, क्या सुना, हम किसी को सिर्फ बता सकते हैं, सबूत या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण लिखित रूप की महत्ता अधिक है, क्योंकि हम जो भी लिखकर प्रस्तुत करते हैं वो साक्ष्य के रूप में दीर्घ समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन समय में लिखे गए, लेकिन आज भी उनका स्वरूप हमारे सामने सुरक्षित रखा हुआ है। इतिहास की किताबें हैं, उस समय लिखी गई, जो साक्ष्य के रूप में आज भी हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर मौखिक रूप होता तो क्या हम उन्हें सुरक्षित रख सकते थे? नहीं रख पाते, नहीं रखा जा सकता। तो इस कारण सबसे बड़ा अंतर यही है कि लिखित रूप को हम स्थिरता पूर्वक अपने पास दीर्घ समय के लिए रख सकते हैं और मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है, उसको हम नहीं रख पाते। इसलिए भाषा के लिखित रूप से ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित है। विश्व का अधिकांश कार्य लिखित रूप द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अब भाषाएं, तो भाषाएं पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम, मंदारिन, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं विश्व में अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। उसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बंगाली, असम में असमी,
हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि विभिन्न राज्यों में भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं है। वह जहाँ के परिवेश से जुड़ती है वहीं की भाषा के रूप में उसका नाम हो जाता है। अब आगे भाषा के रूप में जानेंगे कि भाषा के प्रकार क्या हैं, रूप क्या हैं। जैसे मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आपके मोबाइल के स्क्रीन में भाषा का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, पहला है मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इस प्रकार ये भाषा के स्वरूप हैं। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा जब बालक अपने आसपास के सामाजिक परिवेश से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, बल्कि माता से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा जो भी अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा जो वहाँ की प्रदेश की लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, सब राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन्हें हम प्रादेशिक भाषा का नाम देते हैं। और अधिकांश राज्यों में वहाँ की एक मुख्य भाषा है और एक गौड़ भाषा है। तो ये प्रदेश के नाम से हम प्रादेशिक भाषा का नाम देते हैं। तीसरा है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि भारत के लगभग 12 राज्यों में हिंदी भाषी प्रदेश कहलाते हैं जो हिंदी भाषा बोली जाती है। तो अधिकांश भूभाग पर हिंदी भाषा बोली जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रदान किया गया है। अब अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है, इसीलिए अंग्रेजी को
अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम इस प्रकार इस पाठ में अभी तक भाषा के अंग, भाषा के भेद, भाषा का क्या स्वरूप है, इन सब के विषय में पढ़ा और उससे संबंधित उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आगे लिपि, बोली, भाषा और बोली में अंतर, व्याकरण, भाषा और व्याकरण का संबंध, व्याकरण के अंग, ये आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम इन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। आपसे अपेक्षा है जो भी समझाया गया है वह भली भांति आपके समझ में आया होगा और छात्र वीडियो देखते हुए प्रस्तुत पाठ में जो भी परिभाषाएं आई हैं उनको अपनी कॉपी पर लिखते जाएं, जिनसे याद करने में आसानी और सरलता हो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए। अगले वीडियो के माध्यम से पाठ के शेष अंश का वाचन और उसकी व्याख्या की जाएगी। तत्पश्चात अभ्यासकार और प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। धन्यवाद।